कल क्या टॉपिक था? कोई टॉपिक था ना कल, कौन सा था? अच्छा, आनत तल पर बिना फिसले लुढ़कने की शर्त थी कि कोई पार्टिकल लुढ़क तो सके लेकिन फिसले नहीं, तो इसकी कंडीशन थी। पूरा तो बताया कि नहीं, मेन मेन लिखते हैं और बताइएगा क्या छूटा था, क्या कंप्लीट हुआ था। इस टाइप से आपने फिगर बनाया था। इंक्लाइंड सरफेस जो है वो थीटा एंगल पे यहाँ पे एक रोलिंग पार्टिकल रखा था। इसका मास वेट mg था और बोला था कि वेट इसका डाउनवर्ड होना चाहिए किस तरफ, परपेंडिकुलर टू सरफेस। तो यहाँ पे थीटा एंगल पे ए भी मूव करेगा, तो यहाँ पे इसके दो कंपोनेंट बने थे, mg cos थीटा और अब नीचे की ओर पार्टिकल आ रहा है तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, परपेंडिकुलर टू सरफेस यहाँ नॉर्मल फोर्स था। इतना ही बात थी ना। इसमें हम लोगों ने निकाला था एक्सेलरेशन, बिना फिसले, पार्टिकल फिसलना नहीं चाहिए और रोल करना चाहिए, लुढ़कना चाहिए। तो लुढ़कने के लिए एक्सेलरेशन कितना था? 2/3 याद है, जी साइन थीटा। किसके लिए था? फॉर सॉलिड सिलेंडर। वैसे इसका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आया था बताओगी? जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, इतना बना था। और दूसरी चीज थी, एक और निकाला था इसमें, फ्रिक्शनल फोर्स एफ एस इक्वल टू आई ए अपॉन आर स्क्वायर। ये दो रिजल्टेंट थे और इन्हीं दोनों से सॉलिड सिलेंडर के लिए एक्सेलरेशन ये बना था। अगर मान लीजिए यहाँ पे जो लुढ़कने वाली बॉडी है अगर वो ठोस बेलन हो तो उसके लिए एक्सेलरेशन ये बन गया था। और बताइए इसके लिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या बना था? 1/3 mg साइन थीटा, ये फ्रिक्शनल फोर्स था। अच्छा, इसमें एक चीज और होता है कि जिस सरफेस पे ये पार्टिकल रोल कर रहा है, लुढ़क रहा है, उसका घर्षण गुणांक कितना है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू की वैल्यू। तो यहां पे बैलेंस कंडीशन पे आपको मालूम है n किसके इक्वल होगा? mg cos थीटा के। तो आपको मालूम है, अच्छा शायद वो नहीं बताया था ना घर्षण गुणांक। चलिए इसके बाद देखिएगा, एफ एस इक्वल टू मालूम है आपको, फार्मूला म्यू आर होता है, फ्रिक्शनल फोर्स एफ इक्वल टू म्यू आर, पीछे हो चुका है। और आर के प्लेस पे यहाँ आर नहीं है, यहाँ पे हमने नॉर्मल फोर्स एन लिया है। और एन इक्वल टू कितना है? कितना है? mg cos थीटा। और एफ एस घर्षण बल कितना आया था? ये सब किसके लिए आ रहा है? सॉलिड सिलेंडर के लिए, ठोस बेलन के लिए। ये तीनों फार्मूले हैं। अगर पेपर में आता है तो आपको इन फार्मूलों को लगाने की जरूरत नहीं है। सॉलिड से सिलेंडर के लिए आप डायरेक्ट इनको आप लगा दोगी। तो इसके लिए आप यहां पे देखिए एफ एस कितना हो जाएगा? 1/3 mg साइन थीटा। कुछ कैंसिल होगा? m से m कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो गया। नहीं, थीटा से थीटा नहीं भैया। तो यहां से क्या बच रहा है? म्यू, हमको म्यू चाहिए। म्यू क्या है? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, घर्षण गुणांक है। ठीक है, तुम भी आजकल रोल कर रहे हो ना, लुढ़क इधर से उधर पहुंच गए, मेल से फीमेल हुए जा रहे हो। ये कॉस थीटा इधर ले आइए, तो यहां पे मल्टीप्लाई में कॉस थीटा इधर लाओगे तो डिवाइड में आएगा। साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा? तो भैया याद रखना, अगर सॉलिड सिलेंडर किसी सरफेस से बिना फिसले लुढ़क रहा है तो उसके
फिसलने के लिए, यानी पार्टिकल फिसले ना, इससे कम होना चाहिए घर्षण गुणांक। अगर ज्यादा है तब तो बॉडी क्या होगी, नहीं फिसलेगी, और अगर इससे कम हो गया मतलब सरफेस क्या होगा, चिकना हो जाएगा, तो फिर जो बॉडी रोल कर रही है वो फिसलते हुए आ जाएगी। तो याद रखना, अगर बोला जाए, कभी कभी इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कितना होगा रोलिंग बॉडी के लिए। अगर मान लीजिए रोलिंग बॉडी ठोस बेलन है तो उसके लिए घर्षण गुणांक कितना होना चाहिए कि पार्टिकल रोल करने के साथ फिसलता भी रहे। तो याद रखना, इससे घर्षण गुणांक कम हो जाना चाहिए। कम हो जाएगा तो सरफेस क्या होगा, चिकना हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे बॉडी जो रोल कर सकती है, आप बताओ कौन कौन सी रोल कर सकती है? एक तो गोला रोल कर सकता है, सिलेंडर रोल कर सकता है, स्क्वायर कहाँ रोल करेगा, वो तो फिसलेगा। स्क्वायर रख दोगे, जिसको आप क्यूब बोलोगे, स्क्वायर नहीं बोलना, क्यूब, तो क्या होगा, वो फिसलता जाएगा, लुढ़केगा तो है नहीं। अच्छा चलिए मुझे एक बताइएगा, एक कंडीशन, अगर गाड़ियों में जो पहिए होते हैं सिलेंडर वो सर्कुलर होते हैं, अगर इन पहियों को सर्कुलर ना करके अगर इनको हम मान लीजिए कि स्क्वायर शेप में बना दें, गाड़ी के पहिए इस टाइप के बना दें, क्या कहते हो, गाड़ी चलेगी? है? नहीं, आप कहते हो गाड़ी चलेगी, ठीक है, लेकिन उठेगी गिरेगी फिर उठेगी, ऐसे चलेगी ना? क्या जैसे आप नॉर्मल बाइक से चलाते हो, कार चलाते हो, वैसे ही स्मूथली चल पाएगी? चलेगी। कब चलेगी? जब गाड़ी स्पीड में आएगी। और स्पीड में क्या होगी कि जब गाड़ी को पर्याप्त मोमेंटम मिल जाएगा, तो जैसे ये सरफेस नीचे आएगा ना, तो गाड़ी को इतना मोमेंटम उसके पास रहेगा कि वो जमीन पे नहीं आ पाएगी, वो उसी लेवल पे चलते रहेगी। मीन्स अगर कहते तो कैसे, अगर ये आपको यहाँ पे दिख रहा है स्फेरिकल वो स्क्वायर शेप में, इसको इतना तेज घुमा दो, क्या आपको ये स्क्वायर शेप में दिखेगा? ये सर्कुलर हो जाएगा। कभी करके देखना, कोई चीज आप धागे से बांध लो ऐसे ही स्क्वायर शेप में, उसको तेज घुमा दीजिए, कैसा दिखेगा? एक सर्किल दिखेगा आपको, होगा ऐसा? वही सेम काम गाड़ी के साथ भी हो जाएगा। लेकिन यहां फिसलने की बात है, लुढ़कने की बात, यहां इतनी स्पीड में तो होगा नहीं, तो ध्यान रखना। अब हम बात कर, ये सारी चीजें भैया ध्यान रखना ठोस बेलन के लिए। अब बनाते हैं ठोस गोले के लिए, तो ध्यान देना, ठोस गोला, ठोस गोले के लिए क्या होगा, अगर मान लो लुढ़कने वाली बॉडी क्या है, ठोस गोला हो जाए, जैसे बॉल होती ना, ऐसे ही बॉल बना दिया, ऐसे ही हो जाए, तो इसके लिए क्या होगा, चलिए अब बताइएगा। वैसे तो बॉल खोखली होती है, लेकिन आपको इसको क्या लेके चलना है कि ठोस है, सॉलिड है। अगर सॉलिड स्फीयर है तो बताइए मुझे, ये जो फार्मूले निकाले थे कल, क्या आपको याद है कैसे आए थे? निकाला तो इन्हीं से था। तो इसके लिए आपको मालूम है I इज इक्वल टू रेडियस ऑफ गायरेशन, घूर्णन त्रिज्या m के स्क्वायर होता है, और I इज इक्वल टू ठोस गोले के लिए क्या होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। भूल गए? अरे मैंने सारी बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखाए हैं, देखिए कॉपी में पीछे ठोस गोले के लिए कितना लिखा है, I इक्वल टू, इस तरह पढ़ाई हो रही है, कितना 2/5 mr स्क्वायर, और अगर खोखला हुआ तो याद रखना भाई, नहीं हमको तुम लोग इंसल्ट करा दोगे, 2/5 mr स्क्वायर। अच्छा, हम यहाँ तो ठोस गोले के लिए बना रहे हैं फार्मूला, लेकिन अगर मान लो क्वेश्चन में आपको खोखला गोला दे दिया जाए, क्या वो लुढ़केगा नहीं? वो भी तो वैसे ही रोल करेगा, तो उसके लिए यहाँ पे क्या रखोगे, 2/3 mr स्क्वायर। वैसे ही निकालना, किसी भी बॉडी के लिए पूछा जाए बस यहाँ पे वही आएगा। और कल जब ये सिलेंडर था तो यहाँ पे कितना रखा था, 1/2 mr स्क्वायर रखा था, इतना डिफरेंस था। तो यहां से अब इन दोनों पार्ट को ले लेना है, m से m कैंसिल हो जाएगा, तो k स्क्वायर r स्क्वायर को इधर ले आइए, कितना आएगा 2/5। इसको क्यों निकालते हैं, ये जो हमारा एक्सेलरेशन यहाँ k स्क्वायर बाई r स्क्वायर है, यहाँ पुट करना पड़ता है,
तो एक्सीलरेशन क्या होगा, जी साइन थीटा। ये हमारे जो दोनों फार्मूले हैं ये यूनिवर्सल फार्मूले आप कह सकते हो, ये हर तरीके की बॉडी के लिए यही काम करेंगे। तो जी साइन थीटा अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाई आर स्क्वायर की वैल्यू, इसको ऐड करो कितना आएगा 7/5 और उलट जाएगा। जरा इससे रिलेट करिए, कहां गया ये, अगर सिलेंडर हुआ तो 2/3 और अगर गोला हो गया, ठोस गोला हो गया तो 5/7 हो जाएगा। एक्सीलरेशन ये भी अपने आप में एक फार्मूले ही है। हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछा जाए सिलेंडर के लिए और गोले के लिए पूछा जाए इनके एक्सीलरेशन का रेशियो कितना होता है, तो इनको डिवाइड कर देना है, रेशियो दोनों इनको डिवाइड कर देना है तो रेशियो पता चल जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है घुमा फिरा करके। चलिए ये हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा, क्या चाहिए, आई चाहिए, ए चाहिए। आई कितना इसके लिए है, इस बॉडी के लिए आई कितना है 2/5 m r स्क्वायर और इंटू ए कितना है एक्सीलरेशन 5/7 जी साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये मल्टीप्लाई में है तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा तो 2/7 m देखिए यहां पे क्या आया था 1/3 mg, यहां पे कितना है 2/7 है। अभी यहां पे कॉफिशिएंट फ्रिक्शन निकाला आपने म्यू इक्वल टू 1/3 tan थीटा। जब सिलेंडर फिसलेगा तो उसके लिए इतना, जब रोल करेगा तो इतना होना चाहिए फ्रिक्शनल कॉफिशिएंट। और अगर मान लो गोला हो जाए तो कितना होगा, यहीं से निकालना है। एफ एस इक्वल टू, यहां लिख देना भैया घर्षण गुणांक के लिए कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन के लिए कितना होगा एफ एस इक्वल टू म्यू आर, और आर के प्लेस पे हमने यहां पे लिया है नॉर्मल फोर्स एन लिया है, और एन इक्वल टू आपको मालूम है एम जी कॉस थीटा फिगर में है ना, एन इक्वल टू एम जी कॉस थीटा। और एफ एस कितना है फ्रिक्शन फोर्स इसके लिए निकला है 2/7। यहां जगह कम हो गई भाई, 2/7 mg साइन थीटा। कुछ कैंसिल होगा, m से m कैंसिल हो जाएगा, g से g कैंसिल हो जाएगा, तो यहां म्यू इज इक्वल टू कॉस इधर ले आओगे आप नीचे आ जाएगा तो 2/7 tan थीटा। तो ये हो गए दोनों बॉडी के लिए कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हो गए, घर्षण गुणांक हो गए। तो ठोस गोले के लिए हो गया और ये है बेलन के लिए। नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चन। इसका कोई क्वेश्चन तो नहीं कराया था ना, चलिए आज इसका भी क्वेश्चन कर लेते हैं। एक नया जो ग्रुप बनाया गया है उसमें कितने लोग ज्वाइन हुए, हाथ उठाओ जरा। अच्छा नीचे कर लो, अब वो उठाए जिन्होंने नहीं ज्वाइन किया है। अच्छा आप लोग को मालूम है ग्रुप बना है, नहीं मालूम, नहीं मालूम, मालूम है, फिर क्यों नहीं ज्वाइन किया, मतलब आपके काम का नहीं है। आज से सोच रहे हैं उस पे रेगुलर 5 क्वेश्चन डेली डालें, 5 क्वेश्चन डेली प्रीवियस ईयर के आपको बताएंगे सॉल्व करके अच्छे क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ उतना टाइम नहीं हो पाता। अब यहाँ करते हैं तो मुझे लगता है अगर 1.5 घंटे कंटिन्यू क्वेश्चन ही कराएं तो मुझे लगता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन 15 हो पाएंगे, इससे ऊपर नहीं हो पाएंगे। तो 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जितने भी हो सकेंगे ग्रुप पे आपको डेली मिलते जाएंगे। और ये भी सोच रहे हैं यहाँ जो क्वेश्चन हम करवाते हैं कुछ न्यूमेरिकल, उनके सॉल्यूशन तो हो जाते हैं लेकिन क्वेश्चन नहीं मिलते आपको, तो क्वेश्चन भी उनको उसी पे डाल दिया करें, ठीक है, ठीक है। तो जितने क्वेश्चन यहां होते, जैसे आज हम करवाने वाले क्वेश्चन है
क्वेश्चन तो आपको पढ़ के हम बताते हैं, पूरा क्वेश्चन समझाते हैं क्या बोल रहा है, बट क्वेश्चन आपके पास नहीं होता है वो, तो उन क्वेश्चन को उसी ग्रुप पे हम डाल दिया करेंगे, ठीक है, ऐसे आपको मिलेगा। नोट हो गया होगा, क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा बताइएगा, इस चैप्टर में एक फार्मूला J इक्वल टू आई ओमेगा, ये हुआ है कि नहीं हुआ? रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड लीनियर वेलोसिटी, J इक्वल टू आई ओमेगा, क्योंकि J इक्वल टू mvr तो कल बताया था। एंगुलर मोमेंटम देखो, J इक्वल टू फार्मूला क्या क्या बना है, J इक्वल टू पी आर बना होगा, mvr बना होगा, और पी आर भी तो होगा, पी आर होगा, हाँ। J इक्वल टू आई ओमेगा नहीं है? अच्छा वो तो था, ठीक है, कोड़ी चल, चलिए डालिएगा रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम, कर लो ये भी क्यों छोटे, क्योंकि इसके भी क्वेश्चन है। रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण या एंगुलर वेलोसिटी भी कह सकते हो। कोणीय संवेग तथा जड़त्वाघूर्ण में संबंध, हो गया। अगर आपको बोला था, अगर मान लीजिए कोई बॉडी है जो रोटेशनल मोशन में है, तो वहां पे रोटेशनल मोशन के साथ साथ पार्टिकल जो होता है बॉडी, उस पर लीनियर मोशन भी काम करता है, तो दोनों के लिए रिलेशन भी आपके पास है v इक्वल टू आर ओमेगा। उसी से मैंने कहा था ना, इसके बिना इस चैप्टर का कोई फार्मूला निकलना असंभव है, क्योंकि वो दोनों वेलोसिटीज को रिलेट करता है, तो उसी से ये भी निकलेगा। तो यहां पे लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी के लिए रिलेशन क्या है, बोलो? v इक्वल टू आर ओमेगा। वी नो दैट, किसमें रिलेशन हम लोग कर रहे हैं? कोणीय संवेग और जड़त्वाघूर्ण में, मीन्स आपको रिलेशन बिटवीन J एंड I, शॉर्टकट में है ना। वी नो दैट v इक्वल टू आर ओमेगा, दोनों मोशन के लिए आपको पता है, एंड एंगुलर मोमेंटम, कोणीय संवेग, क्या पढ़ा है? J इक्वल टू पी इंटू आर था ना, और P इक्वल टू एम वी होता है, तो एम वी आर बन गया। अब आपको ये भी मालूम है v इक्वल टू आर ओमेगा, क्योंकि ये हमें जो लिखा हुआ सामने दिख रहा है ये है तो एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला, बट ये किसके केस में है? लीनियर वेलोसिटी के केस में है। हमें इसको कन्वर्ट करना है एंगुलर वेलोसिटी के केस में, यानी कोणीय वेग के टर्म्स में बनाना है फार्मूला। तो J इक्वल टू क्या होगा? m, और v के प्लेस पे आर ओमेगा इंटू में आर, क्या बनेगा? एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये भी फार्मूला काम करेगा, लेकिन ये रिलेशन नहीं है, रिलेशन हमको J और I में चाहिए। तो आपको बहुत अच्छे से मालूम है I इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, जनरल फार्मूला एम आर स्क्वायर। तो एम आर स्क्वायर की प्लेस पे हम I रख सकते हैं, तो J इक्वल टू आई ओमेगा हो गया। तो ये भी ध्यान रखना, ये हो गया एंगुलर मोमेंटम और मोमेंट ऑफ इनर्शिया में रिलेशन, नोट कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है आपके पास, ये 2007 का क्वेश्चन है और 2002 का है, 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। एक बोला गया है, पहले इंग्लिश में सुन लो फिर हिंदी में सुन लेना। अ सॉलिड डिस्क, फर्स्ट केस बोला है रोल्स यानी लुढ़कता है, और सेकंड बोला है स्लाइड फिसलता है। फ्रॉम रेस्ट डाउन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन, एक घर्षण रहित झुका हुआ तल है, उस पर से क्या हो रहा है, पहले बोला है रोल हो रहा है, लुढ़क रहा है, फिर दूसरे केस में बोला है स्लाइड हो रहा है, फिसल रहा है। The velocities at the time of reaching the bottom of inclined plane in both cases which have the ratio, इनमें रेशियो क्या होगा, किसमें, दोनों की वेलोसिटीज में रेशियो क्या होगा। जब पार्टिकल रोल कर रहा था उसमें वेलोसिटी, और जब पार्टिकल फिसल रहा था उसमें वेलोसिटी, दोनों का रेशियो क्या होगा, इसकी बात करना है। हिंदी में सुनना चाहो पूरा हिंदी में सुन लो। एक ठोस गोल चकती है, चकती मतलब डिस्क हो गई, एक घर्षण रहित झुके तल पर विरामावस्था से नीचे की ओर, नंबर 1 लुढ़कती है, नंबर 2 फिसलती है, तो तल के नीचे पहुंचते समय दोनों के वेगों में क्या अनुपात होगा, दोनों की वेलोसिटीज में क्या रेशियो होगा, ये बोला गया है। ऐसे ही बोला गया इंक्लाइंड सरफेस, थीटा एंगल मान लेते हैं, एंगल वहां कुछ है नहीं इसमें। एक बॉडी है, कैसी है वो, सर्कुलर डिस्क है। अच्छा, डिस्क का जो सामने से सरफेस दिखेगा सिलेंडर का भी ऐसा ही दिखता है। अगर कर्व सरफेस से ना देखा जाए, ये मार्कर कैसा है, सिलेंड्रिकल है, लेकिन ऐसे आपको दिखा रहे हैं तो कैसा दिख रहा है, डिस्क शेप में ही दिख रहा है। और यही सरफेस तो रोल करेगा, ये तो रोल करेगा नहीं ऐसे, ये ऐसे ही रोल करेगा ना, जैसे डिस्क का सरफेस रोल करेगा वैसे ये भी करेगा। तो इस कंडीशन में आपको मालूम है, पहला कौन था, इन रोलिंग कंडीशन में जब पार्टिकल लुढ़क रहा था तो लुढ़कने के टाइम पे एक्सीलरेशन क्या होगा, पीछे आपने पढ़ा है कितना था, सॉलिड सिलेंडर का एक्सीलरेशन कितना आया था, बिना फिसले लुढ़कने की शर्त के लिए, भूल गए, 2/3, हमने डायरेक्ट लगा दिया क्योंकि आपने पढ़ रखा है तो डायरेक्ट लगा दिया, ना पढ़ा होता तो पूरा निकालना पड़ता, और निकालते तो फिर क्वेश्चन दिए गए टाइम में आप नहीं कर सकते। इतना हो गया पहली कंडीशन में एक्सीलरेशन। दूसरी कंडीशन में क्या था, इन स्लाइड कंडीशन में क्या होगा। अच्छा, स्लाइड कंडीशन में आपको शायद नहीं मालूम होगा कितना होता है, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है 2/3, 2/7, 5/7, ये वैल्यू उसमें नहीं होती, ओनली हो जाएगा आपका g sin थीटा, ये हमेशा रहता है। तो ये दोनों कंडीशन, दोनों एक्सीलरेशन हमने निकाल लिए। अब यहां पे देखिए, दोनों की कंडीशन के लिए आपको क्या करना है, वेलोसिटीज फाइंड करना, टाइम हमारे पास है नहीं, तो सेकेंड आप लगा दीजिए इक्वेशन, s इज इक्वल टू ut। अच्छा, पार्टिकल रेस्ट से चल रहा था ना, मीन्स इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, वैसे यहां u नहीं होगा, यहां ओमेगा और ओमेगा नॉट होंगे, ये हो गया 0। अब यहां पे हमने a1 a2 लिखा है तो हम ऐसा करते हैं u ही ले ले, क्या दिक्कत है आपको, ठीक है, नहीं तो इनको α1 α2 लिखते फिर। तो s इक्वल टू ut प्लस हाफ, यहां टाइम t1 कर दिया, पहली कंडीशन है ना, और एक्सेलरेशन टाइम t1, डिस्टेंस s1। एंड सेकंड कंडीशन में क्या बनेगा, ut2 हाफ a t2 स्क्वायर,
आपको मालूम है इन दोनों केसेस के लिए इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u 0 था। और आप देखिए दोनों केस में डिस्टेंस तो यही चल के आएगा, तो दोनों में s1 s2 क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। s1 और s2 क्या होंगे, इक्वल रहेगा। एंड u क्या है, 0 है, तो हम डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, ये 0 हो जाएगा। क्या बचेगा, हाफ ए t1 स्क्वायर हाफ ए 2t2 स्क्वायर, हाफ कैंसिल हो जाएगा। सॉरी, t1 स्क्वायर अपॉन t2 स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, a2 बाई a1। a2 कितना है, g साइन थीटा है, और a1 कितना है, 2/3 जी साइन थीटा है। आपको यहां से मिल गया कि जी साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, 2/3 उलट जाएगा, कितना आएगा, तो यहाँ t1/t2 का जो होल स्क्वायर है 3/2, स्क्वायर हटाओगे रूट लग जाएगा, है ना। ये टाइम, अगर आपसे टाइम पूछता टाइम का रेशियो, तो आंसर हो जाता है यहाँ पे √3 रेशियो √2। अब निकालना है आपको वेलोसिटी, तो लगा दीजिए थर्ड इक्वेशन। देखिए पूरा क्वेश्चन नहीं किया, मतलब यहाँ पे शॉर्टकट हमने निकाल लिया, एक्सेलरेशन हमारे पास थे। अगर पूरा करते तो क्वेश्चन कितना बड़ा होता, ये ऐसे ही कितना बड़ा हो रहा है। तो v स्क्वायर इक्वल टू होता है u स्क्वायर प्लस 2as होता है। u क्या है, तो v स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2as। अब यहां से दोनों कंडीशन के लिए बना लीजिए, डिस्टेंस सेम है, वेलोसिटी दोनों में पूछा गया अलग अलग, एक्सेलरेशन डिफरेंट है। v2 क्या बनेगा, v2 स्क्वायर क्या बनेगा, 2a2s। दोनों को डिवाइड कर दो, आप डायरेक्ट लिख देते ना, तो v1 अपॉन v2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 2 कट जाएगा, s कैंसिल हो जाएगा, a1 बाई a2। a1 बाई a2 तुम्हारे पास है नहीं, हमें टाइम की बात करनी थी, क्या निकालना था, भूल गए क्या है, निकालना क्या था भाई, वेलोसिटी पूछा था आपसे, और तो कुछ पूछा नहीं था, वेलोसिटी पूछा है। तो चलिए क्वेश्चन में एक चीज एक्स्ट्रा आपको मिल गई जो नहीं निकालनी थी। अगर वेलोसिटी निकालना हम लोग यहीं से डायरेक्ट निकाल सकते थे ना, a1 a2 दोनों मालूम है, ये a1 a2 है, 2/3 जी साइन थीटा अपॉन में, ये कैंसिल हो जाएगा, तो v1 बाई v2 कितना आएगा, स्क्वायर हटाओगे रूट, यही आएगा, तो v1 रेशियो v2 √2 रेशियो √3। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया है, लेकिन अच्छी बात है कि अगर टाइम का रेशियो पूछता तब भी आप निकाल सकते थे, ये टाइम के लिए हो गया। वेलोसिटी पूछी थी, वेलोसिटी इतना हो गया। अच्छा एक चीज और देखो, वेलोसिटी और टाइम में क्या रेशियो निकला, एक दूसरे का उल्टा है, ये 3/2 ये 2/3 है, दोनों रेसिप्रोकल है, तो ये क्वेश्चन हो गया। आंसर आपका ठीक है, √2/3 है, हाँ √2/3 है, ये आंसर हो गया। अगर टाइम का पूछता तो √3/2 होता। तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन भैया पूछा गया 2002 और 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
हो गया। थोड़ा स्पीड में करिए, क्वेश्चन थोड़ा सोचें ज्यादा हो जाए। कुछ लोग चले गए हैं क्या इसमें से? ज्यादा लोग गए हैं। हाँ तो वही देख रहे हैं, जब आए थे हमको बच्चे दिखे थे काफी हैं। कल से ज्यादा गई है। अच्छा गर्ल्स ज्यादा गई हैं, मतलब यहाँ तक पूरा सीट भरी हुई थी। अच्छा जो बचे हैं इनमें से आप लोग 12th पास आउट वाले हो कि 11 12th वाले कोई? अच्छा नेक्स्ट ईयर फिर सोचना यही होना चाहिए, कोशिश यही करेंगे कि 11 12th को मौका मिले, लेकिन 11th को बिल्कुल नहीं। वो तैयारी नहीं करते, कुछ तो घूमने आते हैं और कुछ ऐसे अपना स्कूल की पढ़ाई करने आते हैं। बच्चे जो हों पहले उनको मौका मिलना चाहिए जो वाकई में नीट और जेईई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, नहीं कोई मतलब नहीं है। क्वेश्चन देखिए। अच्छा देखिए बोला गया है कि 2 मीटर त्रिज्या का एक वलय है, वलय मालूम है, रिंग, छल्ला। हाँ 2 मीटर रेडियस का एक छल्ला है जिसका वेट, जिसका भार 100 किलोग्राम है। ये एक क्षैतिज फर्श पर इस प्रकार रोल करता है, यानी लोटनिक घर्षण करता है, लुढ़क लुढ़क के। इसके द्रव्यमान केंद्र की जो चाल है, सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो आपसे बोला गया है इसको रोकने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा, मीन्स कितनी एनर्जी आपको लगानी पड़ेगी उसको रोकने के लिए। अब आपको पता है अगर कोई बॉडी है, यहाँ पे तो छल्ला बोला गया, अगर वो रोल करेगा तो उसमें 2 टाइप के मोशन होंगे। एक तो वो लीनियर पाथ पे मूव कर रहा है तो लीनियर मोशन भी आएगा इसमें, जिसको ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं, हिंदी में स्थानांतरीय गति बोलते हैं। और दूसरा जानते हो लुढ़क रहा है तो रोटेशनल मोशन तो होगा ही। तो 2 टाइप के यहाँ पे मोशन हुए। अब चूंकि पार्टिकल कैसे किस कंडीशन में है, मोशन में है, तो यहाँ पे एनर्जी हो जाएंगी कौन सी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एक होगी ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी यानी स्थानांतरी गतिज ऊर्जा, और दूसरी होगी रोटेटरी काइनेटिक एनर्जी, घूर्णन गतिज ऊर्जा। तो घूर्णन गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर था, यही बता रखा है। और ट्रांसलेटरी मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हाफ mv स्क्वायर होता है। चूंकि यहाँ पे छल्ला है, रिंग है, बताइए रिंग के लिए मैंने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला क्या लिखाया है, रिंग के लिए बताना है। mr स्क्वायर या हाफ mr स्क्वायर या क्या है, कितना, एक बार देख लो, हाफ किसके लिए है 1/2 mr स्क्वायर, फिर से देख लो, वो डिस्क के लिए है, ओनली mr स्क्वायर रिंग के लिए होता है। तो 1/2 mr स्क्वायर, इन सब में आप जो डिफरेंस हो जाता है ना, इन सब में डिफरेंशिएट अच्छे से कर पाइए। क्वेश्चन आपको मालूम हो गया ना, मास कितना था 100 kg, रेडियस कितना है 2 मीटर, ये रोल कर रहा है फर्श पर, और इसके सेंटर ऑफ मास की जो स्पीड है वो 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड है। तो रोकने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, वर्क डन अगेंस्ट द पार्टिकल ऑफ मोशन, मोशन के अगेंस्ट आपको कितना वर्क करना पड़ेगा। मास कितना था पार्टिकल का, रेडियस
2 मीटर। सेंटर ऑफ मास की स्पीड कितना? 20 मीटर पर सेकेंड है। सेंटीमीटर पर सेकेंड है। ये फर्श हो गई, यहां पे छल्ला हो गया। इसकी रेडियस r लेट कर लेते हैं, जो कि कितना गिवन है? कितना था? 2 सेंटीमीटर। मीटर के सेंटीमीटर? चलिए हमने 2 सेंटीमीटर लिखा, वो बाद में देखेंगे मीटर की सेंटीमीटर। इसका जो मास है छल्ले का कितना है? 100 ग्राम है। और बोला गया ये जो आगे की ओर मूव कर रहा है, रोल कर रहा है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? 20 क्या बताइए, ये ओमेगा है या फिर वी है? वी है। अगर ओमेगा होता तो कैसे होता फिर? ये रेडियन पर सेकंड यहां पे लिखी होती यूनिट, ये भी ध्यान दी, यूनिट से भी पहचानी। तो ये हो गया आपका v, मींस लीनियर वेलोसिटी होगी। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इसको रोकने की? अच्छा रुकेगा कब? रुकेगा कब पार्टिकल? जितनी इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है, अगर वो एनर्जी मिल जाए तो वही तो रोकने के लिए भी चाहिए। आपके अंदर जितनी एनर्जी बॉडी में है, आप दौड़ रहे हो जिस एनर्जी से, उतनी एनर्जी हम सामने से लगा दें तो बॉडी रुक जाएगी। वही काम तो करना है। मीन्स हमें क्या करना है? इसकी जो स्टॉपिंग एनर्जी होगी वही होगी जो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है। टोटल काइनेटिक एनर्जी में कौन कौन सा होगा? आपने कहा एक घूर्णन गतिज ऊर्जा होगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा कौन सा? हाफ mv स्क्वायर। तो हमें क्वेश्चन में मास दिया है, वेलोसिटी दी है, आई और ओमेगा नहीं है, लेकिन हमें मालूम है इनको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं। चूंकि ये छल्ला है, रिंग है, तो रिंग के लिए आपको मालूम है आई इक्वल टू mr स्क्वायर, और ओमेगा v इक्वल टू क्या होता है? आर ओमेगा। तो ओमेगा इक्वल टू v अपॉन आर, स्क्वायर लगा है। देखिए पूरा फार्मूला हमारा v और m में कन्वर्ट हो गया ना। बस यहाँ r लिखा है कैपिटल, तो यहां भी लिख दो भाई कैपिटल आर स्क्वायर प्लस हाफ mv स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। तो ये कितना आया? हाफ mv स्क्वायर, ये भी हाफ mv स्क्वायर, सेम सेम है। ऐड करोगे कितना हो जाएगा? हाफ और हाफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 mr स्क्वायर। m कितना है? 100 ग्राम। ग्राम हा? अच्छा हमने r लिख दिया है, mv स्क्वायर हो गया। m हमारा 100 ग्राम है, इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। v कितना है? सेंटीमीटर है, इसको बनाओगे मीटर में, वैसे जरूरत नहीं है, बस वो काम आपको तब करना है। ऑप्शन देख लो, आपके ऑप्शन किसमें है? सेंटीमीटर मतलब है सीजीएस में या एमकेएस में, जिसमें है उसमें बदल डालो। अब हम तो यहाँ पे बदल डाले हैं, तो ये हमारा आंसर किसमें आएगा? एसआई में आएगा, एमकेएस में आएगा। कितना आएगा? कितने जीरो हैं? देखिए हमारे जीरो यहाँ पे 2 जीरो, एक ये 3 जीरो हो गए, तो 10⁻v स्क्वायर लगा है। v कितना था? ये इसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ 10⁻³ और 10 इसको 2 लिखेंगे तो 10⁻⁻1 आएगा। 20 का स्क्वायर और ये -4 हो गया, तो ये हो गया 4 × 10⁻² और 10⁻⁻5 हो गया। मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है तो 10⁻³ हो गया। क्या होगा भैया? जूल में आंसर आएगा हमारा। ये क्वेश्चन था। आंसर आपका ओनली 4 जूल आ रहा है। एक बार वैल्यू आप चेक कर लो। हाँ ठीक है, जो 2 सेंटीमीटर लिखा है
वो 2 मीटर है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और स्पीड आपकी 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड सही लिखी हुई है। 100 ग्राम है, ठीक है। अब देखिए इसमें जो हमारा फार्मूला निकला था उसमें कहां पे क्या मिस्टेक हुई है वो आप देख लीजिएगा। वैल्यू तो रख लोगे ना? बोले टाइम भाई देख रहिएगा, आज हमारे पास मोबाइल नहीं है। आधे घंटे, टाइम बहुत जल्दी बीतता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन पढ़ा जाए। जल्दी करो। हाँ, क्वेश्चन सुनना। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है, बड़ा है, तो ध्यान से सुनना। अब ये क्वेश्चन तो भाई ओनली हिंदी में लिखा है, तो हिंदी में पहले सुनिए, उसके बाद थोड़ा सा ट्रांसलेट करेंगे। बोला गया कोई एक बच्चा है और वो एक घोड़िका पर, घोड़िका मतलब घूमने वाली चीज पर हाथ फैला करके खड़ा है, ऐसा बोला गया। एक घोड़िका है, जैसे कोई घूम रहा हो, कोई झूला टाइप का घूमने वाला, उस पे कोई बच्चा खड़ा है। तो आपको पता है, जैसे देखा होगा यहाँ पे जो एग्जीबिशन में आता है वो मौत का कुआं, उसमें देखिए दीवार पे गाड़ियां दौड़ाते हैं। एक देखा होगा जो दिखाने आते हैं, 2 पोल पे रस्सी बांधकर उस पे चलते हैं ऊपर, लेकिन उनको चलने के टाइम देखा होगा वो एक बड़ा सा ले लेंगे डंडा टाइप का, उसको पकड़ के चलते हैं ऐसे ना, ऐसे मतलब बैलेंस करते हैं। अगर नहीं है तो अपने हाथों को बैलेंस करते हैं। अरे दूसरे को छोड़ो, आपने भी ऐसा किया है। अगर आप बारिश में चलते हो, कहीं पे फिसलन है, तो आप भी चलते तो आप भी अपने हाथ ऐसे ऐसे करते ताकि गिरे ना। तो हाथ क्यों ऐसे करते? सेंटर ऑफ मास को बैलेंस करने के लिए वो भी ऐसे करते हैं। अगर वो हाथ नीचे कर ले तो नहीं चल पाएंगे, गिर जाएंगे। तो यहां पर भी बोला गया कि जो बच्चा है वो घोड़िका पर अपनी दोनों भुजाओं को बाहर की ओर फैलाकर खड़ा है। घोड़िका को 40 रिवोल्यूशन पर मिनट, 40 राउंड पर मिनट की स्पीड से घुमाया जा रहा है। इतना तेज घुमाया गया कि 1 मिनट में 40 राउंड लगे। ठीक है, आगे ध्यान दो। यदि बच्चा अपने हाथों को सिकोड़ता है, अगर वो अपने हाथों को सिकोड़ लेता है, अब यहीं पे ट्विस्ट है क्वेश्चन में, जब अपने हाथों को सिकोड़ता है तो जो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, जड़त्वाघूर्ण, वो प्रारंभिक जड़त्वाघूर्ण का 2/5 गुना हो जाता है। हाथ सिकोड़ा उसने तो जड़त्वाघूर्ण बढ़ गया। आप ऐसे कोई खुद से एग्जांपल आप कर लो। अगर आपको अपनी जगह पे खड़े खड़े तेजी से घूमना है तो बताइए, आप सीधे ऐसे घूमिए तब तेज घूम पाओगे, या हाथ फैला के घूमिए तब तेज घूम पाओगे? हाथ नीचे करके जब घूमते हैं तो हाथ तेज कर लें। क्यों? बॉडी को राउंड अप करने के लिए मोमेंटम चाहिए, और मोमेंटम ये हाथ फैले हुए देंगे आपको। बॉडी सिकुड़ जाएगी तो नहीं मिलेगा। तो आगे ध्यान देना, क्या बोला गया है? जब हाथ सिकोड़ ले लेता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वाघूर्ण प्रारंभिक जड़त्वाघूर्ण का 2/5 गुना हो जाता है। इस कंडीशन में उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी?
जब रोटेट करेगा तो कोणीय चाल क्या होगी? या मानिए कि घूर्णिका की घूर्णन गति घर्षण रहित है, जो मूव कर रहा है घूर्णिका वो कैसा फ्रिक्शनलेस है, उसमें किसी प्रकार का कोई फ्रिक्शन नहीं है। इसी में थोड़ा और क्वेश्चन लग गया है, बोला गया ये भी दर्शाइए, मतलब ये भी प्रूफ करिए कि बच्चे की जो घूर्णन की नई गतिज ऊर्जा होगी, नई काइनेटिक एनर्जी, उसकी आरंभिक गतिज ऊर्जा से अधिक होगी, यानी पहले जो काइनेटिक एनर्जी थी होगी वो बाद वाली ज्यादा हो जाएगी। ये भी कंडीशन है। चलिए अब इसमें वैल्यू देख लो, कौन कौन चीजें आपको दी गई हैं। आपको बोला गया है कि घूर्णिका पर खड़ा है तो कितना, 1 मिनट में कितना रिवोल्यूशन, 40 राउंड पर मिनट से घूम रहा है। बच्चा जब अपने हाथों को सिकोड़ता है तो यहां पर क्या बोला गया, आरंभिक जड़त्व आघूर्ण कितना हो जाता है, कितना हो गया, 2/5 हो गया। तो इस स्थिति में कोणीय चाल आपको ओमेगा बताना है। क्वेश्चन पूरा आपके माइंड में सेट हो गया होगा, चीजों को भूलिएगा नहीं, दिमाग में उसको राउंड कीजिए, रिपीट करिए, नहीं भूल जाओगे कितना क्या था। ये मान लो घूर्णिका है और इस पे कोई बच्चा खड़ा हुआ है हाथ को फैला करके ऐसे, ठीक। अब ये जब घूमेगा तो यहां पे जो पहले था 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये क्या है, ये चक्करों की संख्या है। 1 मिनट में इतने राउंड लगाता है, चक्करों की संख्या को n से लिखते हैं। तो एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, ओमेगा इक्वल टू, फार्मूला बताया था 2 पाई n होता है, मालूम है ना। तो ये कौन सी कंडीशन है, फर्स्ट वाली कंडीशन है ना, n1 ओमेगा 1 कितना निकलेगा, n1 कितना है 40 रिवॉल्यूशन पर मिनट है, इसको बनाना है पर सेकेंड में, तो अपॉन में क्या करोगे 60 हो गया। अब कितना हो जाएगा, ये कितना हुआ 4/3, राउंड पर सेकेंड हो गया है? अच्छा पाई छूट गया, ये हो गया ओमेगा 1 पहली कंडीशन। अच्छा इनिशियली यानी प्रारंभ में जो जड़त्व आघूर्ण है वो मान लो आई था, तो लास्ट में जड़त्व आघूर्ण I2 कितना होगा, जो पहला था I1 का कितना हो जाएगा, 2/5 बोला है ना, मीन्स 2/5 I1 हो गया। I2 इक्वल टू, ये तो बोला गया था जब हाथ सिकोड़ता है तो। इस कंडीशन में ओमेगा कितना होगा, ओमेगा 2 क्वेश्चन मार्क, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी नहीं मालूम है। और इस कंडीशन में जड़त्व आघूर्ण कितना I1 है, आपको मालूम है दोनों कंडीशन में क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम सेम रहेगा। तो J इक्वल टू फार्मूला होता है I ओमेगा, अभी करवाया था। तो यहां से दोनों की कंडीशन बना लो, I1 ओमेगा 1, I2 ओमेगा 2, दोनों के लिए कंडीशन। तो बताइए यहां से ओमेगा 2 इक्वल टू कितना होगा, ओमेगा 1 कितना है 4π/3, अपॉन में I2 कितना है 2/5 और 5 चला जाएगा ऊपर, ये हो गया I1। देखिए I1 से I1 यहां कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 कैंसिल हो गया, 5 2 जा 10, 10π/, अब यहाँ पे पाई की वैल्यू वो आप निकालिए, वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है। अगर ऑप्शन पाई में है तो यही सही है, नहीं ऑप्शन में है पाई तो पाई की वैल्यू रखना पड़ेगा।
रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। एक चीज और पूछी गई थी, क्या था? गतिज ऊर्जा की बात थी ना, काइनेटिक एनर्जी कुछ पूछ रहा था, किसकी कितनी ज्यादा है। आपसे बोला है दर्शाइए कि जो बच्चे की घूर्णन गतिज ऊर्जा है उसकी आरंभिक घूर्णन की गतिज ऊर्जा से ज्यादा है, ये दिखाना है। रियल में ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है ये बताना है। कौन सी वाली? लास्ट वाली। तो k इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है? नहीं, वो तो लीनियर में होता है, एंगुलर के लिए हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। तो k इक्वल टू हाफ ओमेगा स्क्वायर। इसको थोड़ा कन्वर्ट कर लीजिए, j इक्वल टू आई ओमेगा होता है, तो बताइए ओमेगा इक्वल टू कितना होगा? j अपॉन आई, और यहां स्क्वायर लगा है, एक आई से आई कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा? j स्क्वायर अपॉन 2i बचा। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारे पास रिलेशन है किसके साथ में भाई? जे क्या है? एंगुलर मोमेंटम, वो तो सेम होता है, बोला था भी, यहां सेम किया भी था हमने। क्या बचा वेरिएबल में? केवल आई बचा, यानी के जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आई के। तो यहां से दोनों कंडीशन के लिए बना लो, k1 अपॉन k2 इक्वल टू क्या बनेगा? I2 बाई I1, उल्टा है ना। तो I2 कितना था? 2/5 I1, और नीचे क्या है? I1 से I1 कैंसिल हो गया, तो K1 अपॉन K2 2/5, इसको डिवाइड करो कितना आएगा? 0.4। तो K1 इक्वल टू कितना होगा? 0.4 K2, यही होगा। यहां से मालूम है कौन ज्यादा है कौन कम है? K1 ज्यादा है K2 से। उसमें क्या पूछ रहा था? बार बार क्वेश्चन ही भूल जाते हो है। बच्चे की घूर्णन की नई गतिज ऊर्जा, नई वाली आरंभिक घूर्णन की गतिज ऊर्जा से ज्यादा है, मींस K2 ज्यादा होना चाहिए। ऐसा कैसे हो गया? ओमेगा इक्वल टू जे अपॉन आई हो गया, ठीक। आपका 2.5 गुना होगा। यहां जरा क्रॉस मल्टीप्लाई को जरा यहां से K2 की वैल्यू निकालो। K2 इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये 2/5 इधर आएगा, उल्टा हो जाएगा। यहां से तो आ गया, ये कैसे हो गया? ये 2.5 K1 सही है। तो 2.5 गुना ज्यादा हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी पहली वाली से। वहां से K1 की वैल्यू निकाला था, इसलिए उल्टा दिख रहा था आपको। जल्दी करिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अभी टाइम है ना? 45।
15 मिनट, वो तो बताए 15 मिनट, मतलब वो 45 बोले, तुम 15 मिनट, तुम अपना अलग से बोलोगे हैं। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, कहाँ चला गया। क्वेश्चन सुन लो, ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो कर नहीं पाओगे, फिर छूटेगा। बोला गया है ऑक्सीजन का अणु का द्रव्यमान, एटम ऑफ ऑक्सीजन, मास दिया उसका 5.3 10⁻⁻26 किलोग्राम। ऑक्सीजन के एटम का जो मास दिया है वो 5.3 10⁻⁻26 किलोग्राम है, तथा इसके केंद्र से, सेंटर से होकर जाने वाली और इसके दोनों परमाणुओं को, दोनों एटम को मिलाने वाली जो रेखा के लंबवत परपेंडिकुलर अक्ष के परिता जड़त्व आघूर्ण 1.94 10⁻⁻46 किलोग्राम मीटर स्क्वायर है। क्या दिया, ये जड़त्व आघूर्ण आई की वैल्यू दे दी गई। मान लीजिए कि गैस के ऐसे अणु की औसत चाल, एवरेज वेलोसिटी दी है 500 मीटर पर सेकेंड है, और इसके घूर्णन की जो गतिज ऊर्जा है, काइनेटिक एनर्जी, वो स्थानांतरण की गतिज ऊर्जा की 2/3 है। 2/3 का मतलब कितना होता है, 2/3। 2/3 का मतलब 2/3 है। कौन किसका है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी जो है वो ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का 2/3 गुना है। तो अणु का औसत कोणीय वेग कितना होगा, एंगुलर वेलोसिटी पूछी गई, एवरेज। क्वेश्चन तो आप भूल चुके होंगे, क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, क्योंकि हमारे ही दिमाग से उतर गया क्या था पूरा। क्वेश्चन ध्यान देना, मास कितना है ऑक्सीजन का, मास ऑफ O2 5.3 10⁻⁻26 kg, और बोला गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इक्वल टू kg मीटर स्क्वायर, एवरेज वेलोसिटी v इक्वल टू 500 मीटर पर सेकेंड है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एंगुलर वेलोसिटी बताना है, और बोला गया है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया कि जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, ये ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी का 2/3 2/3 है। ये बोला गया, हमने लिख दिया ऐसे ही, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा निकालना है तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू, ये वैल्यू ट्रांसफर कर दो, 2 उधर जाएगा, 2/3 mv स्क्वायर, और आई नीचे आ जाएगा, स्क्वायर हटा दोगे रूट लग जाएगा, 2/3 m अपॉन आई, और v स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा ना। m के प्लेस पे मास रखिएगा, आई रख दीजिएगा, और v है आपके पास, सॉल्व करके देखना आंसर आएगा इसका 6.75 10⁻12 रेडियन पर सेकेंड।
आई, हाँ -46 है। एक क्वेश्चन इजी बोलते देखते आप लोग कर पाते हो कि नहीं, बहुत इजी सा क्वेश्चन, बिल्कुल 11th क्लास के जैसा क्वेश्चन। ठीक से पढ़िएगा, ये फिजिक्स है भैया, सबसे हार्ड सब्जेक्ट होता है, दिमाग का एकदम दही बना देता है, सबसे खतरनाक सब्जेक्ट होता है। अब कुछ लोग को केमिस्ट्री खतरनाक लगती है, लेकिन रियल में सबसे हार्ड फिजिक्स होती है, सबसे हार्ड। अरे भैया मैथ क्यों बनी है? मैथ तो फिजिक्स को समझने के लिए मैथ बनाई गई है, फिजिक्स को समझने के लिए मैथ बनाई गई है। अरे मैथ की क्या जरूरत है? आप बताओ, मान लो मुझे ये मार्कर बनाना है, ठीक है, फिजिक्स में इसको डिजाइन करोगे, इसका डायमीटर कितना होगा, लेंथ क्या होगी, कितना क्या रखेंगे, कितना एल्टीट्यूड होगा, कितना इसमें क्या आएगा, उस सब के लिए आप क्या करोगे? मैथ यूज करोगे। डायमीटर में जाओगे, कैसा शेप है, सिलेंड्रिकल है, मैथ की जरूरत पड़ेगी। तो फिजिक्स को सॉल्व करने के लिए मैथ की जरूरत पड़ी, तो मैथ बनाई गई। अब तो नहीं है, पहले लगभग 2012-13 से पैटर्न बदला है। पहले मैथ की 6 किताबें चलती थी, मालूम है ना, सुना होगा। इंटर में 6 किताबें थी मैथ की, हम लोगों ने पढ़ी है, और बीएससी में 27 बुक। एक साल में फर्स्ट ईयर में 9 किताबें पढ़ करके एग्जाम देना होता है। 27 किताबें, रियल में, मजाक नहीं है। अब थोड़ा सा सिलेबस रिड्यूस हो गया। वैसे इंटर में भी जो पहले किताबें 6 थी, अगर उनको मिला दिया जाए पूरा, तो इतनी मोटी मैथ बनेगी बुक आज की डेट में। और उसको छोटा करते 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 कुछ तो चैप्टर गायब हो गए, बस उनका यूज बचा है। जैसे लॉगरिथमिक, कई चैप्टर हैं, लॉगरिथमिक चैप्टर नहीं है ना, उसका यूज है, 2-3-4 फार्मूले हैं, वही लोग बता करके पूरी मैथ सॉल्व करवा देते हैं। है ही नहीं है। स्टैटिक्स डायनेमिक्स तो सुनने को नहीं मिलती है। स्टैटिक्स डायनेमिक्स पूरी फिजिक्स होती थी। स्टैटिक्स का मतलब स्थित विज्ञान, वो मैथ था, नाम से ही मालूम है, स्थित विज्ञान। और दूसरा डायनेमिक्स, जिसमें गति विज्ञान होता था, यानी इस पूरी बुक में पढ़ना होता था पार्टिकल मोशन में है, और डायनेमिक्स में आते आते पार्टिकल कर लो रेस्ट में, ये होता था। ट्रिग्नोमेट्री की एक बुक होती थी, कैलकुलस की एक बुक होती थी, कॉनिक सेक्शन की, निर्देशांक ज्यामिति की, ऐसे करके पूरी 6 किताबें होती थी। एक अलजेब्रा की, बहुत मोटी मोटी किताबें होती थी। हम लोग तो मनाया करते थे भगवान कब ये पढ़ाई बंद होगी, रियल में।